B personality disorders. So when we say cluster, let's understand this one thing. It's like जब भी आप कोई एक क्लस्टर की पढ़ाई करोगे, फॉर एग्जांपल क्लस्टर ए है, बी है और एनीथिंग लाइक दैट, इट इज लाइक शेयरिंग द सेम हाउस बट लिविंग इन डिफरेंट रूम. ओके, क्यों बोल रही हूँ ये बात में? कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वो शेयर करते हैं आपस में. दैट इज व्हाई दीज आर क्लस्टर्ड टुगेदर इन अ ग्रुप. Okay, whenever you will write or read or see anything about those personality, you will find some similarities, some overlapping things. Why? Because they share the same house but they live in a different room. ऐसे करके आपको एग्जांपल से याद रह सकता है. ओके, चलिए, क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है? 4 तरीके के हमारे पास इसमें पर्सनालिटीज होते हैं. क्लस्टर ए में 3 थे, क्लस्टर सी में भी 3 ही होते हैं. एंटी सोशल, बॉर्डरलाइन, हिस्ट्रियोनिक एंड नार्सिसिस्टिक. एंटी सोशल क्या होते हैं हम सबको पता है. एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होते हैं? बिल्कुल बहुत डिटेल में हमें कुछ भी ना समझ में आए तो एंटी सोशल वो सब कुछ करते हैं जो रूल्स के अगेंस्ट हो, ठीक है, लॉ के अगेंस्ट हो, ऐसा कुछ भी वो कर सकते हैं या करते हैं. ऐसे पर्सनालिटी कैरी करने वाले लोगों को हम एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं. रिमेंबर, it has to be pervasive, persistent across the situation and enduring. It has to be throughout the years. Antisocial personality disorder का एक ध्यान रखने वाली बात जो होती है, जिसको भी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोज किया जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस इंसान में जब वो अडल्ट नहीं था, यानी कि 18 साल से पहले, यानी कि जब वो टीनेज ईयर में था, 15-16 साल तक में, 15-16 साल के पहले कभी कंडक्ट डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ हो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर. बिकॉज व्हाई? कल मतलब हमने परसों भी बात की थी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोज करने के लिए 2 चीजें, हैज टू बी परसिस्टेंट एंड इंड्योरिंग. तो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के केस में बचपन से ही वो ट्रेट्स दिखते हैं बच्चों में. ऐसा नहीं होता है कि आपको 18 साल तक वेट करना है कि हम पहले देखेंगे, समझेंगे, सिचुएशन को एनालाइज. बचपन से ही वो ट्रेट्स दिखते हैं. और क्योंकि छोटे बच्चों को पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं किया जाता है, इसीलिए इस तरीके के ट्रेट्स जिन बच्चों में दिखते हैं उनको हम कंडक्ट डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं. ऐसा हर वो बच्चा जिसको कंडक्ट डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ हो, बहुत हाईली लाइकली है कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोस हो सकता है. ठीक है. मच मोर कॉमन इन मेन देन इन वुमेन. irresponsible behavior, disregard for the rights of others. You understand these things, okay? मतलब दूसरों के राइट से, दूसरों की सोच से, दूसरों की समझ से हमें कोई मतलब नहीं है. जितने तरीके का आप irresponsible behavior सोच सकते हो, they can do it. जितने भी तरीके का, ट्रैफिक लाइट्स तोड़ना, क्राइम करना, सीरियल किलर्स जितने भी होते हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी, नाम से ही पता चल रहा है हमें. Diagnostic criteria for antisocial personality disorder: age at least 18 is very important for antisocial personality disorder because 18 के पहले personality disorders as such diagnose किया नहीं जाता है. Plus evidence of conduct disorder before age 15, as I told you. Pervasive pattern of disregard for the right of others since the age of 15 shown by at least 3 of the following. ये सारी चीजें, रिपीटेड लॉ ब्रेकिंग, धोखा देना, झूठ बोलना, इम्पल्सिव बिहेवियर, गुस्सा करना, चिड़चिड़ होना, खुद की सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी से कोई मतलब ना होना, ड्रंक ड्राइव करते हैं, स्पीड बढ़ा दिया, एक्सीडेंट हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाएगा तो देख लेंगे, सारे रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स जितने भी हो सकते हैं, ठीक है, देख लेंगे. इररिस्पॉन्सिबिलिटी एज सीन इन अनरिलायबल एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल हिस्ट्री. इस तरीके का जब हम साइकी कैरी करते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम, सबसे ऊपर वाली बात क्या हो गई? इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर. सो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अगर होगा तो हम अपना जहां पर भी जॉब करते हैं वहां हम कैरी भी नहीं कर पाते हैं. तो दीज पीपल एंड अप अनएम्प्लॉयड and that is why they struggle with their financial stability. Lack of remorse is very, very important. This is the thing which differentiates antisocial personality from all other personality disorders. Lack of remorse. Lack of remorse का मतलब है
गलत करने के बाद भी कोई रिग्रेट ना होना, कोई फर्क ना पड़ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लैक ऑफ रिमोर्स ही ऐसी चीज है जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को बाकी के पर्सनालिटी डिसऑर्डर से अलग करती है। ठीक, बाकी सब में किसी में थोड़ा मिलेगा, किसी में थोड़ी देर बाद मिलेगा, किसी में किसी और वजह से मिलेगा, बट एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर दे डोंट केयर, दे जस्ट डोंट केयर, they are not wired for it. Okay, doesn't matter for them, to hell with everyone else. That's how they are. कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के? वो यही है, सारी चीजें घूम फिर करके अलग अलग लाइनों में लिखी हुई हैं। बेसिकली ये है कि हम कोई भी रूल फॉलो नहीं करेंगे, हम कोई भी लॉ फॉलो नहीं करेंगे, हमको जब जैसे मर्जी होगी अपना काम निकालने के लिए हम अपना काम निकालेंगे, चाहे उसके लिए किसी को झूठ बोलना पड़े, धोखा देना पड़े, मैनिपुलेट करना पड़े। बहुत प्लानिंग करके चलने वाले लोग ये नहीं होते हैं। ठीक है, पर्सनल सेफ्टी, दूसरों की सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। इररिस्पांसिबिलिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इररिस्पांसिबिलिटी, कोई मतलब नहीं। लैक ऑफ रिमोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी ना याद रहे आपको एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, लैक ऑफ रिमोर्स, doesn't, they don't care. Personality traits that include manipulation, as I told you, impairments in self functioning and interpersonal functioning. Now, एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर कर रहे हैं, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर तभी डिसऑर्डर कहा जाएगा जब ये डायग्नोस होगा। डायग्नोस कब होगा? जब हमारे पास कोई आएगा कि भाई हमको ये परेशानी हो रही है, हम क्या करें बताइए। ठीक, सोचने वाली बात ये है कि ये लोग कभी थेरेपी में क्यों जाएंगे? तो ये डायग्नोस ही नहीं होते, और डीएसएम के हिसाब से जब तक डायग्नोस नहीं हो रहा है वो डिसऑर्डर नहीं कहलाएगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें वेट नहीं करना चाहिए कि ये एक डिसऑर्डर है कि नहीं है। अगर आप ऐसे साइन और सिम्टम्स देखें तो हमें अपनी सेफ्टी के लिए अलर्ट हो जाना चाहिए ऐसे इंसानों के साथ अगर हम रह रहे हैं तो। ओके, किसी भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे ये बात लागू होती है। बॉर्डर लाइन पे अभी आएंगे उस पे, वो फिर भी दे एंड अप इन थेरेपी बिकॉज ऑफ अदर इश्यूज, नॉट बिकॉज दे आर बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, बिकॉज ऑफ अदर इश्यूज, विल टॉक अबाउट इट। बट फॉर एग्जाम्पल एंटी सोशल, आप सोच के देखिए, इफ दे डोंट केयर, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, व्हाई वुड दे गो फॉर थेरेपी? सोचने वाली बात है ना। एंड इफ दे डोंट गो फॉर थेरेपी, हाउ वुड बी diagnose them? And if any person, it applies to every disorder. If any person is not diagnosed, it is not disorder as per DSM. And of course, ये किसी भी, इनको लगता ही नहीं ना मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो ये क्यों जाएंगे किसी भी थेरेपी के लिए, कुछ भी करने के लिए। सो हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अगर किसी भी इस तरीके के ट्रेड्स आपको दिखें, तुरंत पीछे हट जाइए। इट्स वेरी डिफिकल्ट, दे कैन बी वेरी डेंजरस। सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में सबसे ज्यादा डेंजरस कोई हो सकता है तो वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है। अच्छा, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में दो तरीके के आपने नाम सुने होंगे, साइकोपैथ्स, सोशियोपैथ्स। ठीक है, दे फॉल अंडर दिस कैटेगरी ओनली, बट दोनों में डिफरेंस आपको बताती हूँ क्या होता है। एक लाइन में अगर हमें याद रखना हो, साइकोपैथ्स आर बॉर्न, ओके, they are most dangerous people. Sociopaths are made. इसका क्या मतलब हुआ? Born और made का क्या मतलब हुआ? What do you think? When I say psychopaths are born, I'll tell you how, and sociopaths are made. What do you understand by this statement? What do you think? It's very simple, plain statement. The psychopaths are born and sociopaths are made. मैम, जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है, सोशल और कल्चर दोनों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो जिस तरह की सोसाइटी में हम ग्रो कर रहे हैं उसके कारण अगर हम कुछ हमें ट्रॉमेटिक हुआ या कुछ हमारी लर्निंग वैसी माल अडेप्टिव हो गई तो मे बी हम सोशियोपैथ कन्वर्ट हो सकते हैं। और साइकोपैथ मैम बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी और जेनेटिक इश्यूज अगर कुछ सही नहीं है बाय एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो वो आगे धीरे धीरे जाकर के और
बड़ा होता जाता है। अच्छा। बचपन से ही वो रिफ्लेक्ट होगा कुछ बिहेवियर हम्म जो कि अलग है, हम्म और ग्रेजुअली वो आगे जा करके और ज्यादा सो बढ़ जाएगा। बॉर्न एंड मेड का यही डिफरेंस होता है। बॉर्न इज योर बॉर्न विथ इट, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक। एंड मेड मीन्स बिकॉज ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट, कंडीशन, सिचुएशंस। सो साइकोपैथ और बॉर्न, अगर कोई उसी चीज के साथ पैदा हुआ है तो आप उसका क्या कर लोगे, सोच के देखो। पैदा हुआ है का मतलब क्या होता है, ऐसा स्टडीज में देखा गया है, जैसे कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, आपको बताती हूँ पैदा हुआ का मतलब क्या होता है। ये जेनेटिक हेरिडिटरी से इसका ज्यादा कोई लेना देना है नहीं, बट दिस इज हाउ दे आर। क्यों ऐसा उनका नर्वस सिस्टम होता है, नो वन नोज अभी इतना कुछ डिटेल में। बट मान लो हमको जब कोई मान लीजिए हम आधी रात को कहीं रोड से जा रहे हैं, ठीक है, और पीछे पुलिस की गाड़ी आई और कंटिन्यूअस हमारे पीछे पीछे चल रही पुलिस की गाड़ी, या पुलिस की गाड़ी ने हमें रुकवा दिया, रोक दिया, तो हमें थोड़ा सा डर लगेगा, थोड़ी सी धड़कन बढ़ेगी, या थोड़ा पसीना आएगा, या कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। ट्रैफिक आप जा रहे हो, आप मान लो दिन के टाइम में आप गाड़ी चला रहे हो, ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोक दिया, तो हम सोचते हैं अरे क्या हो गया, ठीक है। एक स्ट्रेस का रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी में, अपने आप कोई अनप्रिडिक्टेबल चीज होती है तो अपने आप कभी पसीना आता है, किसी को शिवर करता है, किसी की धड़कन बढ़ जाती है। उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, उनका नर्वस सिस्टम अराउज्ड होता ही नहीं है। दिस इज द वे दे आर मेड, they are born with it. So these people can lie with lie detector also. आप लाई डिटेक्टर से भी इनका झूठ नहीं पकड़ सकते हो। लाई डिटेक्टर कैसे काम करता है, आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर नीचे जो धड़कन बढ़ गई, पसीना आ रहा है कि नहीं, ज्यादा तेज सांस चल रही है कि नहीं, इसी सब पे तो पकड़ता है। अगर ये चेंजेस ही नहीं होते किसी के अंदर तो कैसे लाई डिटेक्टर किस कुछ भी पकड़ लेगा। सो दीज आर द मोस्ट डेंजरस पीपल, आप कुछ नहीं कर सकते इनका। एंड उनके हिसाब से अगर काम नहीं हुआ, दे विल गो टू एनी लेंथ टू डिस्ट्रॉय यू। ऐसे कहा गया है, ऐसे ही होगा। एंड दे अंडरस्टैंड पीपल वेरी वेल, वो लोगों को बहुत अच्छे से समझते हैं, लोगों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उनको पता होता है किसको कैसे मैनिपुलेट करना है, किससे अपना काम कैसे निकलवाना है। अगर इसने मेरे खिलाफ जाके कुछ किया, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सो I read somewhere this case. I haven't handled it. I read somewhere this was the real case कि एक लड़की रिपोर्ट कर रही है कि she dated a psychopath. She didn't know, ठीक है, उसको पता नहीं था she is dating a psychopath. For a year dating चली, एक साल के बाद ब्रेकअप हो गया, ठीक है। ब्रेकअप होने के कुछ टाइम के बाद ये जो लड़का है ये वापस आ गया, किसी तरीके से भी उसको मनाया लड़की को। अच्छा, जब भी हमारा रिलेशनशिप चल रहा है एक साल के लिए, तो लड़की ने ब्रेकअप किया था कि समझ नहीं आ रहा, बन नहीं रही बात, कुछ कुछ तो प्रॉब्लम है, चलो ब्रेकअप करते हैं। ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप करने के बाद 2-4 महीने के बाद लड़का फिर से वापस आता है और हर वो काम करता है जो लड़की को अच्छा लगता है उसको वापस पाने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा रिलेशनशिप, मतलब टाइम पे आना, फूल देना, गिफ्ट्स देना, जो भी एक्सपेक्टेशंस होती है रिलेशनशिप में, सब कुछ बहुत अच्छा, ड्रीमी बिल्कुल चल रहा है। एक साल तक वो ऐसे कंटिन्यू करके उसके बाद उस लड़की को बोलता है कि मैंने सिर्फ ये इसलिए किया था ताकि मैं तुम्हारा दिल तोड़ सकूं, अब मैं ब्रेकअप करूंगा। यू सी दे विल गो टू एनी लेंथ, एक साल तक मेंटेन करना, क्या फेक फेक रिलेशनशिप मेंटेन करना, जस्ट टू सी द अदर पर्सन हर्ट, just to make the other person hurt, just to destroy the person. They will go to any length. They are the most dangerous people, psychopaths. Sociopaths are made comparatively less dangerous, we can say, क्योंकि ये मेड है। मेड का क्या मतलब होता है, कंटिन्यूअसली लाइफ की सिचुएशन ऐसी हुई, प्रॉब्लम हो रही है, बार बार कोई आपके साथ धोखा कर रहा है, बार बार कोई आपको वो कर रहा है। अच्छा, कई बार पेरेंट्स भी होते हैं जो बच्चों को सिखाते हैं नहीं ऐसे ही मत आना, मार करके आना, सुन के मत आना। हम किसी भी तरीके से बेसिकली इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से हम ऐसा सीख जाते हैं कि लाइफ इज नॉट फेयर, दैट इज व्हाई वी हैव टू बी लाइक दैट। हमें फायदा, अपना काम निकालने के लिए फायदा उठाना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा इम्पल्सिव होना पड़ेगा, ऐसा हम लाइफ की सिचुएशंस की वजह से अगर सीख जाते हैं तो दे आर कॉल्ड सोशियोपैथ्स। जो रिग्रेट वाली चीज है कंपैरेटिवली थोड़ी सी उनमें साइकोपैथ्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी होती है रिग्रेट की चीज, पर विथ पासिंग टाइम दे लर्न टू हैंडल इट कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये अपना वो डेवलप कर लेते हैं।
Okay, so this is about antisocial personality disorder. What is this? Okay. Any question? Okay, we'll go मैम ahead. हाँ बोलिए. मैम आपने बताया था किसमें ज्यादा पाया जाता है, महिलाओं में या पुरुषों में ये? Men, पुरुषों में मेंस। ओके मैम, comparatively. Yes, ओके मैम। comparatively. एग्जैक्ट देखो, इंडिया का तो कोई डेटा ही नहीं होता है, ठीक है. ये जो हमारे पास थोड़ा बहुत डेटा होता है, ये यूएस यूके इन सारी कंट्रीज का होता है. उसी के बेसिस पे हम थोड़ी बहुत प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि चलो अच्छा ऐसा होता होगा. कायदे से इंडिया में कुछ ऐसी बहुत खास स्टडीज तो होती नहीं है कि इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है. वैसे भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे डेटा जो अवेलेबल है उसके हिसाब से इट इज मोर इन मेन कंपेयर टू फीमेल्स. सिंपल आंसर इधर कीजिए. ओके, नेक्स्ट इज हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स. डिसऑर्डर. डिसऑर्डर फील कंफर्टेबल इन सिचुएशन वेयर द सेंटर ऑफ अटेंशन. बिल्कुल एक बात अगर हमें याद रखनी है तो इनको खूब सारा नोटिस करें लोग, ध्यान दें इनके ऊपर. हमको ये याद रख सकते हैं एक लाइन में, अगर हमको याद रखना है. हिस्ट्रियोनिक मतलब सब लोग मुझे देखें, मेरे ऊपर ध्यान दें, मेरी बात सुने, मुझे वाहवाही दें. इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी करूंगी. आई विल गो टू एनी लेंथ to get that attention and get that to get noticed. Is uncomfortable क्या है characteristics? Is uncomfortable in situations in which he or she is not the center of attention. अगर मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसे भीड़ में खड़े हैं, किसी को मतलब ही नहीं है, कोई को पहचान ही नहीं रहा, हमको वहां अच्छा ही नहीं लगेगा जाने में. हमें जाना ही नहीं है वहां पे. हमें ऐसी जगह से कोई मतलब ही नहीं है, हमें बात ही नहीं करनी. Interaction with others is often characterized by inappropriate, sexually seductive or provocative behavior. जब भी ये दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं ना तो कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जरूरत नहीं है इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग, मतलब ओकेजन के हिसाब से ड्रेसिंग ना होना. अब मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है, वहां पे आप बिल्कुल शॉर्ट ड्रेस पहन के जा रहे हो, बिल्कुल बॉडीकॉन ड्रेस जिसको बोलते हैं, ठीक है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज सी मी, look at me indirectly, of course I don't know, they are not aware about it, of course. So what I am doing is भीड़ से बिल्कुल अलग दिख रहे हैं क्योंकि देखो मुझे, मैं हूँ. ये जो सेंस है ना उनका, इसके लिए they will go to an length. When they talk, जब वो बात करेंगे तो वो ऐसे बात करेंगे, मान लो उनकी बातों का बहुत कुछ डीप मीनिंग नहीं होता है. वो अगर कहीं गए तो उसको खूब बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, मतलब कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ, मैं वहां गई थी, बादल पूरे पैर में आ गए थे, फिर मैं ऐसे गई, फिर मैंने वैसे किया, फिर वो भगवान जाने किया और नहीं किया, डजंट मैटर. अगर आप डेप्थ में जाओगे, दो चार सवाल पूछोगे तो उसका कोई आंसर नहीं निकलेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ दे से मुझे ये वाले, मुझे मोदी जी बहुत पसंद है, फॉर एग्जाम्पल इफ दे से ये लीडर मुझे बहुत पसंद है, और इफ दे से मुझे ये एक्टर बहुत पसंद है, क्या बात है, इतना ये किया वो किया, ठीक है. अगर आप एक क्वेश्चन पूछ लोगे, थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे, they don't know what they are saying. तो उनको पता नहीं है क्यों पसंद है, क्या पसंद है, क्या चल रहा है, नहीं कुछ नहीं पता है, बस ऐसे ही कि मेरी तरफ ध्यान दो, मैं भी बातें जानती हूँ, इसके लिए कुछ भी बोलेंगे. अटेंशन लेने के लिए. अटेंशन लेने के लिए, देखो मुझे, मैं हूँ. डिस्प्लेज रैपिडली शिफ्टिंग एंड शैलो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, ठीक है. ऐसे दिखाएंगे जैसे आपसे मिले पहली बार, तो ऐसा दिखाएंगे कि जैसे जन्मों का रिश्ता है, कितना मजा आ गया, 5 ही मिनट में हमने इतना फॉर्म कर लिया रिश्ता, कितना वो है. कई बार लोग फिर ऐसे पीछे हटते हैं कि भाई 5 मिनट में ऐसा क्या हो गया, इतना क्या वो है, तो फिर वो उल्टा पड़ जाता है. लेकिन इनको पता नहीं है कि ये जो मुझे चाहिए ये मैं करूं कैसे. तो मतलब बहुत ज्यादा हक करना, बिल्कुल कुछ लोगों की आदत होती है एकदम, मतलब अभी मिले हैं, पहली बार मिल रहे हैं, एकदम टच कर रहे हैं, हक कर रहे हैं, एकदम गिरे जा रहे हैं, तो बड़ी कुछ ज्यादा ही मीठा बात कर रहे हैं. So they'll do these kind of things. Consistently uses physical appearance to draw attention to self. As I given you one example, हेयर कलर बहुत ही ऐसे कि दिखें सबको अलग से, ब्लू ग्रीन करा लिया फॉर एग्जाम्पल. ब्लू कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो अलग से ही कुछ दिखना चाहते हैं कि सब लोगों का अटेंशन मेरे ऊपर हो. बहुत जल्दी जल्दी चेंज करना अपना अपीयरेंस, ठीक है, कि आज ये कलर था, कल कलर वो हो गया, ड्रेसेस के कलर, अपना तरीका जैसे हम दिखते हैं उसको चेंज करना, सब कुछ करेंगे हम कि मेरे ऊपर ध्यान जाए. Has a style of speech that is excessively impressionistic and lacking detail. जैसे मैंने बताया, कोई उसमें डिटेल डेप्थ कुछ नहीं है, बस हम बोल रहे हैं.
कोई अगर बीमार पड़ गया तो इतना बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, मेरे तो एकदम वो हो गई थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, फिर हम किसी तरह पहुंचे, वो तो मुझे आईसीयू में ले भी नहीं रहे थे, मैंने फोन किया, मेरे बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, वो तुरंत चल के यहाँ पे आ गए, तो खूब बढ़ा चढ़ा करके कि इतना कुछ मेरे बहुत ये हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने वो झेला, मैंने ऐसे ऐसे कोप किया, वगैरह 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 सब कुछ। इस सजेस्टेबल, अच्छा इस टाइप के जो पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो आसानी से संत बाबा ये लोग जो होते हैं ना, इनकी बातों में आ जाने वाले लोग होते हैं। क्यों? कि इनको चाहिए अटेंशन, कि देखो मुझे, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना केयरिंग हूँ, मैं कितना अवेलेबल हूँ। तो ये जो संत होते हैं, बाबा होते हैं, सेल्समैन होते हैं, ये इनकी बातों में आराम से आ जाते हैं, क्योंकि दे रिमेम्बर दे विल गो टू एनी लेंथ टू बी नोटिस्ड। तो आप ये कह रहे हो तो हम ये कर लेंगे, तो आप मुझे अच्छा बोलोगे, या आप मेरे ऊपर ध्यान दोगे, या आप मुझे अलग से ट्रीट करोगे, तो मैं चलो कर लेता हूँ। सो इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय others or circumstances, considers relationship to be more intimate than they actually are, as I told you. कोई भी रिलेशनशिप इनको लगता है कि जैसे हम अभी मिले, अभी 2-4 दिन हुए हैं, लगेगा कि अरे कितना मतलब पुराना रिश्ता है, हम कितने अच्छे हैं साथ में, इतना खालीपन है अंदर, तो हम करते हैं। वैसे तो सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर में खालीपन ही है अंदर, और कुछ भी नहीं है, सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर सारे में। तो कुछ लोग कुछ करने लगते हैं, कुछ लोग कुछ करने लगते हैं, और इसी बेसिस पे कैटेगरीज बना दी गई हैं कि आप ये करते हैं तो आप ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, आप ये करते हैं तो आप ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। एक्चुअली में दे ऑल फील वेरी एम्प्टी एंड हॉलो इनसाइड, एंड दे डू सच थिंग्स टू फील, क्या बोलेंगे इसको, whole, but they don't feel whole because that is hollow. Can't help it. Okay, so this is about histrionic personality disorder. Always remember, जब हम ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं तो हमें कोई कोई लोग याद आते होंगे, या हम अपने अंदर भी ऐसी कुछ हरकतें देखते होंगे कभी कभी, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। बट वी विल रिमेम्बर व्हाट, परसिस्टेंट एंड एंड्योरिंग, लंबे समय से चला आ रहा हो और लाइफ के हर एस्पेक्ट में दिख रहा हो। अब अगर मुझे कोई अच्छा लगता है, मान लो मेरा कोई क्रश है, और मैं उसके सामने अच्छे से तैयार होकर जा रही हूँ, अलग से दिख रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हूँ। छोटा सा एग्जांपल है ये, ठीक है? वो एक सिचुएशन है, ये एक कंडीशन है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर वक्त ऐसा ही करती हूँ। ओके, सो हर वक्त हर एस्पेक्ट में वो बिहेवियर होना चाहिए, और ये सारे सिम्टम्स में से मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स होने चाहिए। वो क्राइटेरिया है 8 में से 5 होने चाहिए, 9 में से 5 होने चाहिए, दैट डजंट मैटर, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है? और क्या बोला, हाँ लंबे समय से होना चाहिए, काफी पहले से ये साइंस एंड सिम्टम्स हमारे उसमें दिखने लगते हैं, ठीक है? सो दिस इज अबाउट हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। गो अहेड एंड बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सबसे ज्यादा बातचीत होती है इसके बारे में, आई गेस पीपल विद बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अगर मुझे 2 शब्दों में बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिफाइन करना हो, सिर्फ 2 वर्ड्स में, इट इज इनस्टेबिलिटी एंड इम्पल्सिविटी। इनस्टेबिलिटी एंड इम्पल्सिविटी, इनस्टेबल, इम्पल्सिव, 2 वर्ड्स में आप बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिफाइन कर सकते हो, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। नाउ इनस्टेबल और अनस्टेबल इन एवरीथिंग, बिहेवियर में अनस्टेबल, रिलेशनशिप में अनस्टेबल, मूड में अनस्टेबल, वर्क में अनस्टेबल, आइडेंटिटी में अनस्टेबल, अनस्टेबल इन एवरीथिंग। इम्पल्सिव, इम्पल्स, अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ? अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ? आज ये कल वो, ये करें कि वो करें पता नहीं, ये अच्छा लगता है कि वो अच्छा लगता है पता नहीं, आज ये अच्छा लग रहा है कल वो अच्छा लग रहा है, आज लग रहा है ये काम कर लेता हूँ, कल लग रहा है कि वो काम कर लेता हूँ। अनस्टेबल, कोई ठहराव ही नहीं है, ठीक है? और इम्पल्सिव, चलिए एक एक करके देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। अनस्टेबल, इंटेंस रिलेशनशिप, अच्छा इनके जो रिलेशनशिप होते हैं बहुत ही इंटेंस, मतलब 2 जिस्म एक जान, ऐसा सोचते हैं ये एकदम, मतलब तुम मेरे से अलग, बाउंड्रीज दे डोंट अंडरस्टैंड, कोई बाउंड्री कैसे हो सकती है, प्यार करते हैं। अच्छा ये रिलेशनशिप में खाली रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, चाहे फैमिली वालों के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, किसी के साथ भी हो, उनका रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसा होता है कि नहीं अब मतलब तुम और मैं एक ही हैं,
तो अलग कैसे हो सकते हैं? कोई तुम्हारा स्पेस नहीं हो सकता है, कोई बाउंड्रीज नहीं हो सकती हैं। इंटेंस, इफ दे फील एम्पैथी, एक्सट्रीम लेवल की एम्पैथी फील करेंगे या तो बिल्कुल फील नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है। जो वेरिएशंस होते हैं ना मूड में, वो बिल्कुल एक्सट्रीम होते हैं, या तो एक्सट्रीम गुस्सा या फिर एक्सट्रीम खुशी, एक्सट्रीम प्यार, एक्सट्रीम इरिटेशन, सब कुछ एक्सट्रीम होता है। मान लो ठीक है, अभी उस पर आएंगे हम शायद, कहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ उस पे आएंगे, ठीक है। इम्पल्सिव सेल्फ डैमेजिंग बिहेवियर, बिकॉज ऑफ सो अनस्टेबल instability in every aspect of my life, I feel like killing myself. I can't handle this pain. So they end up damaging themselves, they end up self harming themselves very often. ठीक है। इमोशनल रिएक्टिविटी, जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, मतलब ऐसे समझो, अच्छा पहले फोर्थ वाला देखते हैं, उसी से ये जुड़ा हुआ है। फ्रैंटिक एफर्ट टू अवॉइड, दे आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ अबेंडनमेंट। इसका मतलब कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा, हमेशा उनके मन में ये डर रहता है कि ये मुझे छोड़ के चल, अब कोई भी हो सकता है, घर वाले हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है, हमेशा इस बात का डर कि ये मुझे छोड़ के ना चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए घर में सफाई चल रही है, ठीक है। अब जब दिवाली की सफाई होती है तो मान लो हम स्टोर रूम खाली करते हैं और उसमें से हम सामान खाली करते हैं, और जो हमारे काम का सामान नहीं होता हम उसको फेंक देते हैं, हम सब ये करते हैं, ठीक है, कि भाई पिछले 1-2 साल से रखा हुआ है, किसी काम का नहीं है, चलो उसको हटा देते हैं। मान लीजिए फैमिली में सब लोग हैं, उसमें से एक को बोला गया कोई बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, अगर उसको ये कहा जाएगा ना कि हम स्टोर रूम से सामान खाली कर रहे हैं, ये सब सामान हमें काम का नहीं लग रहा है और हम इसको बाहर फेंक रहे हैं, ठीक, दिवाली की सफाई चल रही है, कंटेक्स्ट भी है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा, वो क्या सोचेगा कि ये लोग मुझे घर से निकालना चाहते हैं, इसलिए स्टोर रूम में पड़ा हुआ बेकार सामान भी फेंक रहे हैं। क्या हम कभी भी ऐसा सोचेंगे? दैट्स हाउ दे थिंक। एवरी सिंगल थिंग कैन मेक देम रिएक्ट, एवरी सिंगल थिंग। उन्होंने कोई कलर, किसी कलर की ड्रेस पहनी मैंने, आपने नोटिस नहीं किया, मुझे गुस्सा आ जाएगा कि तुम शायद मुझे प्यार नहीं करती। मैंने आज अपने हेयर कलर चेंज करा, तुमने कुछ बोला ही नहीं, मुझे गुस्सा आ जाएगा, तुम शायद मेरे ध्यान नहीं देते, तुम मेरी केयर नहीं करते, ठीक है। हर छोटी, मतलब आपको लगेगा जब कोई बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, उसके साथ जो लोग रहते हैं उनको लगता है कि वो एग शेल्स पे चल रहे हैं, कब गुस्सा आएगा पता ही नहीं है, और गुस्सा भी उनको जब आता है तो छोटी सी बात पे बहुत बड़ा आता है, मतलब दे कैन ब्रेक एवरीथिंग, इतना गुस्सा छोटी सी बात पे। तो मैंने ये वाली ड्रेस पहनी, तुमने कुछ बोला ही नहीं, इस पे तोड़ फोड़ मचा सकते हैं, अपने आप को हार्म कर सकते हैं। हार्म क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है ये डर कि अब ये छोड़ के चला जाएगा, और ये पेन हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जीना तो हम चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम ये दर्द में कैसे जिएंगे, तो हम अपने आप को कुछ तो करते हैं, ये सारा साइकिल बन जाता है फिर। जो सो डिफिकल्ट टू लिव विद देम, सो डिफिकल्ट, मतलब पता नहीं आप अंदाजा लगा पा रहे हो कि नहीं। इट इज लाइक आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि अगले सेकंड इसका मूड कैसा होगा, इतने मूड स्विंग्स होते हैं, इतने ज्यादा। और और मूड स्विंग्स ऐसे नहीं होते हैं कि अभी गुस्सा है तो आज पूरा दिन गुस्सा है, अभी गुस्सा है 1 घंटे बाद बहुत खुश दिखाई देंगे, 1 घंटे बाद बहुत रोते हुए दिखाई देंगे, इतनी जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं। अनस्टेबल सेंस ऑफ सेल्फ, एंगर कंट्रोल प्रॉब्लम, एज आई टोल्ड यू, एंगर कंट्रोल प्रॉब्लम्स तो है ही। क्रॉनिक फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस, तो हर पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ है, हर पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ। और ये जो एम्प्टीनेस हम फील करते हैं ना, ये सारे लोग, प्रॉब्लम ये है, अच्छा आपने देखा होगा कि हम बिंज ईटिंग करते हैं, बिंज वॉचिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये सब हम क्यों करते हैं? इस खालीपन को भरने के लिए। कहीं ना कहीं हम कोई तो खालीपन भर रहे होते हैं, जो भी हम ये कर रहे होते हैं। कि जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना, बॉर्डरलाइन कह लो, नार्सिसिस्टिक कह लो, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनका जो खाली है ना डब्बा, वो नीचे से भी खाली है, उसमें नीचे से भी छेद है, तो ऊपर से हम कुछ भी डालें वो टिकता नहीं है, किसी पूरा खाली होता चला जाता है। तो ये खालीपन का जो सेंस है ना, ये हमेशा बना रहता है। दे नेवर फील होल, कुछ तो खाली है अंदर, वॉइड, अ डीप सेंस ऑफ वॉइड।
So they engage in lots of activities to feel whole, but it doesn't work. Recurrent suicidal gestures, as I told you, transient psychotic or dissociative symptoms. Sometimes when extreme, इसका मतलब ये है कि जब वो एक्सट्रीम पे कुछ फील कर रहे हैं, कभी कभी डिसोसिएटिव सिम्टम्स भी हो सकते हैं, बट ये इतना वो फ्रीक्वेंट नहीं होता है. सो अच्छा, आगे भी लिखा है क्या मैंने? ये सारी वही सारी चीजें हैं. चैलेंजेस ट्रस्टिंग अदर्स, दे कैन नॉट ट्रस्ट पीपल बिकॉज हमेशा डर लगा रहता है कि अब छोड़ के चला जाएगा, अब छोड़ के चला जाएगा, अब छोड़ के चला जाएगा, अब छोड़ के चला जाएगा. ओके. आइडेंटिटी डिस्टॉर्टेड, टोटली डिस्टॉर्ट, दे कैन नॉट टेक डिसीजन. मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है. मुझे ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है. मुझे ये पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है. मैं ऐसे दिखूं या वैसे दिखूं, समझ में नहीं आ रहा है. अपनी जो आइडेंटिटी होती है ना, अच्छा ये वाले लोग इस वजह से, क्योंकि आइडेंटिटी का कोई सेंस ही नहीं है. जैसे मान लीजिए ब्रेकअप होता है कभी हम लोगों का, सबका, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम रोते हैं, गाते हैं, थोड़े दिन दुखी भी रहते हैं, शायद कुछ सालों तक भी दुखी रहते हैं, पर हम कभी कभी मरने का भी सोचते हैं. आई गेट इट, ओके. बट इनका जो रिएक्शन होता है ना, अगर ब्रेकअप हो गया, किसी के साथ कुछ झगड़ा हो गया, किसी के साथ थोड़ी देर का भी कुछ हो गया, वो इतना इंटेंस होता है कि दे कैन डाई उसी वक्त. क्योंकि क्या करें, समझ में आता नहीं है, या फिर दे कैन हार्म themselves by throwing things, something like that. मतलब जो आप इंटेंस रिएक्शन सोच सकते हो, you will see those intense reactions, these kind of, in this personality disorder. बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल. आज अच्छे लग रहे हो तो इतने अच्छे लग रहे हो कि भगवान फेल है, और तुम ही शाम को इतने बुरे लग रहे हो कि तुमसे बुरा तो कोई दुनिया में नहीं है. ऐसा मतलब सोच के भी आपको लगेगा कि ऐसा कैसे होता है, पर ऐसा होता है. and they can't help it. ओके. ये सारे पॉइंटर्स हमने कवर कर लिए हैं. एनी क्वेश्चन या आगे बढ़े? ओके, नो क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं. नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बहुत यूज किया जाता है ये वर्ड. देखिए, एक लाइन में अगर कहना हो तो हम कह सकते हैं, आई रियली डोंट केयर व्हाट यू थिंक अनलेस इट्स अबाउट मी. दे आर, एवरीथिंग इज अबाउट देम, एवरीथिंग इज अबाउट देम. मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरी तुमको कदर नहीं है, मैं यूनिक हूँ, मैं स्पेशल हूँ, सब कुछ कौन है? मैं हूँ. दिस इज नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर. ओके. ग्रैंडियोसिटी, सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा. ग्रैंडियोस, सारी सारी चीजों में ना, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैंने इतना बड़ा काम किया. जैसे मान लो कि कहीं चैरिटी का कोई काम किया, काइंडनेस का कोई काम किया, उसको इतना बड़ा चढ़ा करके नहीं. सोशल मीडिया में कुछ लोग बहुत बड़ा चढ़ा करके पोस्ट करते हैं, किया हो इतना सा काम, लेकिन उसको लिखते पढ़ते ऐसा है कि पता नहीं मतलब क्या ही कर दिया. उन्हीं की चैरिटी की वजह से पूरा कोरोना में लोगों ने सरवाइव किया, ऐसा पूरा दिखाने वाला. मतलब सब तरफ से मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए तारीफ, मुझे चाहिए अटेंशन, मुझे चाहिए सब लोग मुझे अच्छा बोलें, सब लोग मेरी सुने, सब लोग मेरी तरफ देखें. Grandiose sense of self importance, preoccupied with fantasies of unlimited success. अच्छा, बहुत सारी प्लानिंग करेंगे. ये अब मैंने ये प्लान बनाया है, ये दुनिया का बेस्ट प्लान है, इससे यूनिक कोई प्लान नहीं हो सकता है. करेंगे कुछ नहीं, उसके ऊपर कोई काम नहीं होगा, सिर्फ प्लान बनती रहेगी, चाहे वो किसी भी बारे में हो, क्योंकि वो दिखाने वाला ज्यादा होता है. शो ऑफ आप कह सकते हो आम भाषा में. हर चीज में, हर चीज में है कुछ नहीं, दिखाना है बढ़ा चढ़ा करके. फील्स दे आर स्पेशल. अच्छा, हमेशा लगता है कि तुम, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी ना दो लोगों के बीच में, बॉस के साथ प्रॉब्लम हो गई, तो हमेशा क्या लगेगा, तुमको, तुम मुझे समझ ही नहीं सकते, मैं इतना यूनिक, इतना स्पेशल, इतना मतलब किस कैटेगरी का आदमी हूँ, तुम्हारी समझ के बाहर हूँ मैं. मुझे समझने के लिए कोई मेरे लेवल का बंदा होना चाहिए, तुम ही समझ नहीं सकते मुझे. कॉन्स्टेंट अटेंशन और एडमायरेशन, एज आई टोल्ड यू. स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्पेशल हूँ, क्योंकि मैं यूनिक हूँ.
अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ फेवरेबल ट्रीटमेंट, सब लोगों को मुझे अच्छा ट्रीट करना चाहिए क्योंकि मैं तो यूनिक हूँ और मैं स्पेशल हूँ, मेरे साथ बेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। एंड दे टॉक लाइक हाउ डेयर यू कि तुम मेरे बारे में ऐसा कर सकते हो। अगर ब्रेकअप होने वाला होगा ना, अगर इनको जरा से भी भनक लग गई कि कोई मुझे छोड़ के जाने वाला है, तो ये उसको छोड़ देंगे क्योंकि मैं बेटर हूँ, मुझे खराब फील नहीं होना चाहिए, तुम भाड़ में जाओ। एक्सपेक्ट एब्सोल्यूट कंप्लायंस विद देयर ओन डिजायर्स बाय अदर्स, जो मैं कहूँ वही होना चाहिए। ऐसे इंसान के साथ रहने वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अब आप ऐसा समझिए कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि शो ऑफ बहुत करते हैं, मान लो इन्होंने कोई छोटा मोटा कुछ काम कर दिया काइंडनेस का, चैरिटी का, ठीक है, पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे हैं, ठीक, तो आपको लोग आके कहेंगे कि अरे यार क्या इंसान है, मतलब तुम कैसे हीरे इंसान के साथ रह रहे हो। और आपको लगेगा यार इतने सालों में इसने मुझसे कभी एक ढंग का शब्द नहीं बोला, कभी मुझसे अच्छे से बात नहीं की। कितना बुरा फील होता है कि आपको लगे कि आप जो फील कर रहे हो वो आप किसी को समझा ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये मैं बताना क्या चाह रही हूँ, दे आर वेरी डिफरेंट विथ पीपल जिनके साथ वो रहते हैं, और दे आर डिफरेंट विथ पीपल जो बाहर के लोग हैं। जो साथ रहते हैं सिर्फ वो सफर करते हैं और बहुत ज्यादा सफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमारा कोई ओकेजन होगा, जब भी मान लीजिए हमारा बर्थडे है, हमारी पीएचडी का प्रेजेंटेशन है, हमारा एग्जाम है, कोई भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन है, कभी पता नहीं आपने नोटिस किया हो कभी कि नहीं, हमेशा ऐसे मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट ओकेजन है वहां कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाएगा, मेरे ऊपर ब्लेम आएगा और मैं ही गिल्टी कहलाऊंगी। जब भी मेरा कोई ओकेजन होगा वो खराब कर दिया जाएगा, बिकॉज आप उनके साथ अच्छा फील ही नहीं कर सकते, आपको लगेगा आप दुनिया के सबसे खराब इंसान हो। मैं ये एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, समझाने के लिए। जैसे मान लो कुछ तो झगड़ा हो जाएगा, कुछ लड़ाई हो जाएगी, कुछ कहा सुनी हो जाएगी कि आपका वो ओकेजन खराब होना ही होना है और आप ही गिल्टी कहलाओगे, किया चाहे उन्होंने हो। पर वो इस तरीके से पुट किया जाएगा, इस तरीके से दिखाया जाएगा कि सब आपकी गलती है और आपसे बुरा इंसान कोई नहीं है और आपसे गंदा कोई इंसान नहीं है। ऐसे इंसान के साथ, नार्सिसिस्टिक के साथ अगर आप रहते हो ना, आपको पूरे टाइम लगता है कुछ तो मेरे अंदर कमी है, कुछ तो गड़बड़ है, मैं कुछ और कर लूं, शायद मैं शायद ऐसा कर लूं तो ठीक हो जाए, वैसा कर लूं तो ठीक हो जाए। पूरे टाइम यू विल फील लाइक यू आर द बैड पर्सन, यू आर द गिल्टी वन। और आप, दे लैक एम्पैथी, ओके, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एम्पैथी। तो अगर हमें ये लगता है कि चलो कल हम इसको समझा लेंगे, शायद आपको कभी भी नहीं लगेगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझा भी जा रहा है। वो आप कुछ भी बोलोगे कि अच्छा तुमने तो ये करा था, फिर मैंने ये करा था, वो कुछ तो ऐसे घुमा फिरा के आएगी बात कि आपकी गलती थी, तो क्या हुआ, मैंने ये किया तो मेरा तो ये नेचर है, फॉर एग्जाम्पल मैं तो ये हमेशा से करता हूँ, तो हमेशा से करता हूँ तो जस्टिफाइड है, आपने एक बार भी किया तो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है। envious of others and thinks other people are envious of them, उनको लगता है सब लोग उनसे जलते हैं क्योंकि वो यूनिक हैं, क्योंकि वो स्पेशल हैं, क्योंकि वो बेस्ट हैं। वेरी एरोगेंट एटीट्यूड एंड फील्स सुपीरियर टू अदर्स, बहुत ही एरोगेंट, और हमेशा उनको लगता है वो बेटर है। ठीक है। हमेशा ना, हमेशा उनको ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने दुनिया में आके एहसान किया लोगों के ऊपर, मतलब पूरी दुनिया को उनको वो एहसान चुकाना चाहिए क्योंकि उन्होंने दुनिया में आके सबके ऊपर एहसान किया। द वर्ल्ड ओज मी, everyone should take care of me, everyone should admire me, everyone should listen to me, everyone should do things for me, only me and no one else। बहुत 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 बुरा फील होता है ऐसे इंसान के साथ, बहुत ही बुरा। आपको हर वक्त अपने बारे में इतना बुरा फील होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कभी भी थोड़े भी साइंस और दिखे, लीव लीव एंड लीव, क्योंकि आप इनको सुधार नहीं सकते, नेवर एवर, पॉइंट ही नहीं है। हमें लगता है हम काफी साल दे देते हैं पर ये बदलते नहीं कभी भी। ओके। पर हमें क्या लगता है, थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे ध्यान ले देते हैं, थोड़ा वैसे ध्यान ले देते हैं, शायद ठीक हो जाएगा, शायद ऐसा हो जाएगा, शायद वैसा हो जाएगा, शायद मेरी गलती है। यस प्रियंका। तो सबसे पहले मैम आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों को अचानक लीव मतलब छोड़ने से
क्या उनके ऊपर कोई गलत असर नहीं पड़ेगा? उनके ऊपर गलत असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर बहुत गलत असर पड़ेगा, आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी ऐसे इंसान के साथ। उनके ऊपर गलत असर क्या पड़ेगा मैं आपको बताती हूँ। उनके ऊपर गलत असर ये पड़ेगा कि उनका ईगो हर्ट होगा, आपको लगे कि उनको दुख होगा, दे लैक एम्पैथी, ओके, दे डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन आपको फील नहीं होगा कभी भी, पता भी नहीं चलेगा आपको कि, क्योंकि दे आर सो चार्मिंग, दे आर सो चार्मिंग, यू कैन नॉट लीव देम, आई कैन बेट ऑन इट। मैंने लाइफ में फेस किए हैं ऐसे एक दो लोग, शायद मैं इसलिए इतना ज्यादा बोल रही हूँ। दे आर सो चार्मिंग, वो इतने अच्छे लगेंगे, वो इतने अच्छे प्यार से बात करते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल उनके। आपको, हमें कभी कभी ऐसा लगता है यार मैंने तो लाइफ में ऐसा कभी फील ही नहीं किया, ऐसा लगता है। ये कितनी डिफरेंट फीलिंग है, क्योंकि जब तक जो भी उनका काम है, चाहे वो ईगो सेटिस्फाई करना ही क्यों ना हो, वो चल रहा है, तब तक आपको अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। आपको लगेगा ऐसा इंसान फिर मुझे दूसरा मिलेगा ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब मिथ है। उनके ऊपर बुरा असर सिर्फ ये पड़ेगा प्रियंका कि उनका ईगो हर्ट होगा, और जब उनका ईगो हर्ट होगा ना, दे विल गो टू एनी लेंथ टू मेक यू पे, एंड दैट टू इमोशनली। और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमें हमेशा सिर्फ अपनी गलती नजर आएगी, आई कैन बेट ऑन इट। हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती नजर आएगी, सामने वाले का दिखेगा ही नहीं, बिकॉज दे आर सो चार्मिंग, दे आर सो मैनिपुलेटिव, दे आर सो गुड इन कम्युनिकेशन एंड मैनिपुलेटिंग पीपल। हमें कभी पता नहीं चलेगा। इसीलिए फर्स्ट थिंग, जस्ट लीव, जस्ट लीव। इफ यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, जरा सा भी अपने बारे में कुछ हो कि हाँ मैं भी इंसान हूँ, मेरी कोई वैल्यू है, मैं डिजर्व करती हूँ एक अच्छी लाइफ, अगर जरा सा भी ये हो, तो आप अकेले रह लो, पर किसी नार्सिसिस्टिक के साथ मत रहो। दैट्स ऑल आई कैन से, बिकॉज इट्स दैट पेनफुल। क्योंकि यार पूरे टाइम आप अपने बारे में बुरा फील करते, पूरे टाइम छोटी छोटी बात पे आपकी गलती, आपकी गलती, आपकी गलती, आपकी गलती, ये सपना। मैम क्या इनको थेरेपी के जरिए ठीक नहीं किया जा सकता? क्यों जाएंगे थेरेपी में, एक रीजन दो मुझे। तो मैम ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जब छोड़ अपना ही देना कोई हो? चाहिए, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता हो। छोड़ देना चाहिए अगर पॉसिबल है। मम्मी पापा हैं तो नहीं छोड़ सकते, ऑफ कोर्स मम्मी पापा हैं तो नहीं छोड़ यस सकते। मैम। हाँ नहीं छोड़ सकते, आई एग्री। नहीं मैम, कह रहे हैं बहुत लोग ऐसे होते होंगे जिनके क्लोज मैं आपको फैमिली होती बताती हूँ, होगी, दो जैसे चीजें, कुछ भी हो सकता है। दो चीजें हम कर सकते हैं। देखो बॉर्डर लाइन और नार्सिसिस्टिक में थोड़ा सा डिफरेंस भी समझना पड़ेगा। जिनके साथ कुछ भी हो सकता है वो बॉर्डर लाइन भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता जिसके भी बारे में आप बात कर सकते हो, पर दो चीजें तो हम जरूर कर सकते हैं। एक, अगर हम छोड़ नहीं सकते हैं तो, एक, we have to manage expectations, our expectations from them. If you think they will understand, no. So हमें अपनी जो expectation है उनसे वो कम करनी पड़ेगी। If you think कि मैं इसको ऐसे समझा लूं, वैसे समझा लूं, रो लूं, पीट लूं, एग्जाम्पल दे लूं, इसका कर लूं, प्यार से बता दूं, ये कर लूं, नो। हमें अपनी expectation कम करनी पड़ेगी। Two things: manage your expectations and maintain watertight boundaries. Boundaries are very very important. If you can't leave them, मेंटेन योर बाउंड्रीज, टाइट बाउंड्रीज। ये स्पेस है, इसके आगे मैं ये करूंगी या नहीं करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, कहूंगी या नहीं कहूंगी, मैं इस हद तक जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। क्योंकि इन लोगों के साथ आपको पता ही नहीं चलता आप किस हद तक चले जाते हो, और आपको बाद में लगता है यार मैं इस हद तक चली गई, आपको पता ही नहीं चलेगा। कई बार एक रिलेशनशिप ऐसा होता है ना कि आपके सारे दोस्त छूटते चले जाते हैं, आपके सारे जानने वाले छूटते चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। आपको पता चलता है या तो ब्रेकअप हो जाए उसके बाद, या फिर 1 2 3 साल बीत चुके हो, जब कोई भी नहीं बचा हो, जब आपके पास बात करने वाला कोई नहीं हो, आप बिल्कुल अकेला फील कर रहे हो, तब पता चलता है। बहुत देर हो चुकी होती है, फिर पता ही नहीं, इतनी चार्मिंग, इतने अच्छे लगते हैं ना, पता ही नहीं चलता कि पता नहीं मतलब जिंदगी में क्या ही मिल गया, मैं कौन से पुण्य किए थे कि ये इंसान मुझे मिल गया। ऐसा, ऐसी फीलिंग आती है, सब फेक, शैलो, सरफेस लेवल का, कुछ डेप्थ नहीं उसमें, कोई रियलिटी नहीं है उसमें, कोई मतलब भी नहीं है। पूछना चाहिए खुद से कि मैं क्यों हूं इस रिलेशनशिप में, क्या होगा अगर मैं छोड़ देती हूँ तो। फर्स्ट ऑप्शन, लीव, लीव। इफ यू डोंट हैव दैट ऑप्शन,
एक्सपेक्टेशन अपनी बिल्कुल कम कर लीजिए, कोई सुधरना, बदलना, समझना, आई कैन वाउच फॉर इट। आप, हमें लगता है अभी इस एज में शायद आपको लगेगा कि शायद 10-20 साल प्यार कर लेंगे तो इंसान सुधर जाएगा, गारंटी दे रही हूँ नहीं सुधरेगा, लिख के दे सकती हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। अगर ये है, अगर हम ये पहचान पा रहे हैं कि ये है, ठीक है, सही से अगर हम पहचान पा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। तो वो एक्सपेक्टेशन सबसे पहले छोड़ दीजिए कि बहुत प्यार देने से बदल जाएगा, एक्सेप्ट करने से बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं होने वाला ऐसा कुछ भी। और दूसरा, अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करना सीखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत बहुत। वैसे तो सारे रिलेशनशिप में होना चाहिए, नार्सिसिस्टिक हो या ना हो, बट अगर छोड़ नहीं सकते ऐसे लोगों को तो फिर ये 2 काम तो हमें जरूर करने चाहिए। अच्छा, वर्क प्लेस पे मान लो कोई ऐसा मिल जाए, सिर्फ पार्टनर की बात नहीं है, कोई वर्क प्लेस पे ऐसा मिल जाए, तो बाउंड्रीज मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ? सब कुछ ऑन पेपर रखिए, ईमेल पे रखिए, कि वो पलट जाएंगे कल को, आपको दोषी ठहरा देंगे, तो हम दिखा सकते हैं कि भाई हमारा रिकॉर्ड में था, देखो मैंने तुमको ये ईमेल किया था, कल को आप भी काम करेंगे। तो जस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि बिकॉज दे आर सो चार्मिंग, दे आर सो गुड इन कम्युनिकेशन, दे आर सो इतने अच्छे होते हैं, ये वर्क प्लेस पे बहुत हाई पोजीशन पे होते हैं कई बार, इसी वजह से, क्योंकि वहां कोई डेली का रिलेशनशिप तो मेंटेन करना नहीं है, 6-6 घंटे के लिए मिलना है, काम करना है, घर चले जाना है, तो दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ऑन वेरी हाई पोजीशन। तो अगर हमें ऐसे लोगों के साथ डील करना पड़े तो बाउंड्रीज, बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाउंड्रीज का मतलब होता है अपना सारा काम एकदम चुस्त दुरुस्त रखना चाहिए, सब कुछ रिटर्न में रखिए, कुछ भी इनके कहने पे भरोसा करके कि अच्छा इसने बोला है चलो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली बाउंड्रीज आपको मेंटेन करनी चाहिए, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे फैमिली का कोई बंदा हो, चाहे फिर आपका और तरीके का रिलेशनशिप हो। ओके, वेरी बैड, can't do anything about it. Any question? आगे बढ़े। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लस्टर सी पर्सनालिटी कौन कौन से हैं इसमें? अवॉइडेंट, डिपेंडेंट, ऑब्सेसिव, कंपल्सिव। अगर आपको इंटरेस्ट आता हो या और समझने का मन हो तो पढ़िएगा, और ठीक है, ये एक ग्लिम्स है आपके लिए कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और कभी आप पढ़ें और आपको कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपको जरा सा भी हिंट लगे कि अच्छा कुछ मिलता जुलता लग रहा है पर समझ नहीं आ रहा है कि सच में ऐसा है कि नहीं, तो फिर और पढ़िए और जानिए। यस सपना। मैम एंटी सोशल वाला है, मतलब ये सब जितने हम अभी डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं तो इसमें आपने बताया कि सामने उसके क्लाइंट को लगता ही नहीं है उसमें ये प्रॉब्लम है, तो कैसे हम डायग्नोस करेंगे कि ये प्रॉब्लम है? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो यही तो तो बोला कभी मैंने। आएगा नहीं हाँ क्लिनिक। सही, बिल्कुल सही, तो शुरू में ही तो बोला, दे विल नॉट कम, यू विल नॉट बी एबल तो टू कैसे डायग्नोस, दैट इज व्हाई इट इज कैसे नॉट हम डिसऑर्डर। कैसे क्लियर करेंगे कि ये वाकई में है या नहीं है नहीं, तो चीजें? हमें क्लियर करने के लिए डायग्नोसिस की जरूरत थोड़ी ना है सपना। अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, मान लीजिए चाहे वो कोई भी हो, उसको समझने के लिए हमें डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है। डायग्नोसिस की जरूरत होती है थेरेपी करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं। अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करने के लिए हमें डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है। अपनी एक्सपेक्टेशन मैनेज करने के लिए हमें डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है। हमें पता है ना कौन से साइन और सिम्टम होते हैं। अगर वो सारे सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं तो फिर हम अपने स्टेप्स लेंगे अकॉर्डिंगली, जो भी हम कर सकते हैं। यहाँ ट्रीटमेंट की बात नहीं हो रही है। डायग्नोस नहीं हो पाता है, एब्सोल्युटली राइट, और इसीलिए ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता है, एब्सोल्युटली राइट। बिकॉज जब पर्सनालिटी शुरू कर रहा था तभी बोला था ना, ये पर्सनालिटी का हिस्सा है, जो चीज मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है, पहले सबसे पहले चीज तो वो मुझे प्रॉब्लम लगेगी नहीं, बिकॉज दिस इज हु आई एम, दिस इज हाउ आई एम। मुझे तो कभी प्रॉब्लम नहीं लगेगी। जो गिने चुने लोग, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो भी लोग थेरेपी या ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, मान लीजिए बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है, तो वो बॉर्डर लाइन के लिए कभी भी थेरेपी में नहीं आते, एंगर इश्यूज के लिए आ सकते हैं, क्योंकि उनके एक्सट्रीम होते हैं।
एक्सट्रीम होते हैं कि एकदम टेबल, कांच की टेबल उठाई और उसे तोड़ दी, इतने एक्सट्रीम होते हैं। ठीक, तो वो उस एंगर इश्यूज के लिए आ सकते हैं। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ठीक करने को ही नहीं आता। तो जब वो उस इश्यू के लिए आता है तब हम कोशिश करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, हमें समझ में आता है कि पर्सनालिटी कैसी है क्लाइंट की, और अगर हमें ये समझ में आए कि ये बॉर्डर लाइन है तो फिर अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। सो जो भी बेसिकली कहने का मतलब ये था कि ये कुछ लोग, अब एंटी सोशल वाले अगर कोई जरा मरा अगर थेरेपी के लिए आएंगे तो क्यों आएंगे? मान लो किसी को कोर्ट का ऑर्डर हो कि इस इंसान को, होते हैं कोर्ट के ऑर्डर ना, इस इंसान को 2 महीने तक थेरेपी लेनी है, फिर हमको सर्टिफाई करना है, फिर हम छोड़ेंगे इसको, फॉर एग्जाम्पल। तो अब क्या है, अब वो बंधन हो गया, मतलब अब लेनी है तो चलो चलते हैं। दैट्स हाउ वी नो सम डेटा अबाउट देम, अदरवाइज व्हाई वुड दे कम फॉर थेरेपी? नो। नार्सिसिस्टिक ऐसे समझो कि जब तक ये जो भी पर्सनालिटी ट्रेट है ये इनके फेवर में काम कर रहे हैं ना, दे विल नॉट गो फॉर एनी थेरेपी और एनीथिंग, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक ये सारे पर्सनालिटी ट्रेट मेरे फेवर में काम कर रहे हैं। कभी कभार ये जो थेरेपी के लिए दे एंड अप इन थेरेपी बिकॉज ऑफ सम अदर इश्यूज, या फिर उनके फेवर में काम नहीं हो रहा है, अब उनको ही प्रॉब्लम हो रही है, उनको खुद को अगर प्रॉब्लम होगी देन दे विल गो फॉर थेरेपी और ट्रीटमेंट और समथिंग लाइक दैट। जब तक उनको खुद को प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, दे विल नॉट गो फॉर थेरेपी और ट्रीटमेंट एंड दे विल नॉट बी डायग्नोज्ड देन, ऑफ कोर्स, and then it's not a disorder because it's not diagnosed. But हमें अपने एक्शन लेने के लिए डायग्नोसिस का वेट करने की जरूरत नहीं है। तो मैम क्या ऐसी सिचुएशन में कोई काउंसलर कुछ कर सकता है अगर कोई थेरेपी के लिए आ रहा है, चाहे किसी भी कंडीशन में, चाहे कोर्ट से ऑर्डर लेके, चाहे किसी भी तरह, तो क्या कुछ साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर कुछ कर सकता है? किसका कुछ कर सकता है? उस पर्सन का जिसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कोई सा भी हो, चाहे एंटी सोशल हो, चाहे कोई सा भी। नहीं, तो सवाल ये है कि आप चाहते क्या हो, क्या चाहते हो आप बताओ। मीन्स मैम आपने जैसे बोला ना कि कभी कभी होता है कि कोर्ट कहता है कि इसको 2 महीने की थेरेपी लेके पता करना है इसको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, तो ऐसे में वो उसको लेना ही पड़ेगा उसको थेरेपी। लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल। तो ऐसे में अच्छा, काउंसलर मतलब क्या कर अच्छा आप कह रहे हो थेरेपी हो सकती है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती तो वो पर्सन ठीक हो सकता है मैम? है। देखिए, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कोई भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर पूरी तरह से कभी चेंज नहीं होता। ठीक, कि अब आप कहो कि मैं पहले नार्सिसिस्टिक हुआ करता था, आज मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता है। मैनेजेबल हो सकते हैं, हमारी अवेयरनेस में हो सकती हैं ये सारी चीजें, हम रीजन समझ सकते हैं कि हम ऐसे हैं तो क्यों हैं, हम अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख सकते हैं, तो कंपैरेटिवली मैनेजेबल हो सकता है। पर पूरी तरह से अपसाइड डाउन ऐसा बदल जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पर क्या कुछ हो सकता है? हाँ, कुछ नहीं, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत हद तक बहुत कुछ हो सकता है। कुछ केसेस में एंटी सोशल में अगर कोई साइकोपैथ है, क्या कर लोगे आप? मुझे तो नहीं लगता, आप कुछ नहीं कर सकते उनका। दे आर नॉट, मतलब जो लाई डिटेक्टर के सामने आराम से लाई कर सकता है वो आपको क्या सच बोलेगा, और क्यों बोलेगा? सोचने वाली बात है ना। पर फॉर एग्जाम्पल नार्सिसिस्टिक है, फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर लाइन है, दे कैन रियली बी बेनिफिटेड बाय थेरेपी और काउंसलिंग। बॉर्डर लाइन तो दे कैन रियली बी बेनिफिटेड, व्हाई नॉट? हिस्ट्रियोनिक फॉर दैट मैटर, दे कैन रियली बी बेनिफिटेड विद थेरेपी और काउंसलिंग। ठीक है, तो वो केस बाय केस डिपेंड करता है। पर हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि बिल्कुल ऐसा अभी 100 है, बिल्कुल 0 हो जाएगा, आप एक नए इंसान तो बन जाओगे ऑफ कोर्स, लेकिन बिल्कुल ऐसा अपसाइड डाउन पलट जाएगा ऐसा नहीं होता है। लेकिन बहुत मैनेजेबल हो सकता है कि आपकी लाइफ और आपके साथ वालों की लाइफ अच्छी चल सकती है, इतना मैनेज तो हो ही सकता है। बहुत टाइम लगता है, बहुत बहुत टाइम। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में अगर थेरेपी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की हो रही है, यानी कि आपकी पर्सनालिटी की थेरेपी हो रही है, इट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, इसमें 2-4 साल भी लग सकते हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट इफ यू जस्ट वांट टू नो। ओके मैम। ओके, इसका क्या मतलब है आराधना? मतलब मैं इसका क्या मतलब है?
मैम उस टाइम लग रहा था कि अरे बोलो भाई, डांट थोड़ी रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि आपको बहुत दुख है उनकी पर्सनालिटी को लेकर, इसलिए वो किसकी पर्सनालिटी को लेकर? जिस टाइम वो मैसेज किए थे हम। अच्छा, पता नहीं किस टाइम की थी, आधा घंटा हो गया। हाँ मतलब ठीक है, हो सकता है मैं किसी के बारे में सोच के बोल रही होंगी, हो सकता है ऐसा। ऐसा ही चलिए, क्लस्टर सी, अवॉइडेंट, डिपेंडेंट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव। बहुत सिंपल है ये, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। People with avoidant personality disorder exhibit persistent pervasive tension. Basically हर चीज से भाग जाओ। अवॉइडेंट, नाम से ही हम याद रखेंगे, अवॉइड करो, हर चीज को अवॉइड करो। जहां पर भी लोग हैं, ऐसे हर सिचुएशन जहां पर भी लोग हैं, जहां इंटरपर्सनल कांटेक्ट है, जहां पर रिलेशनशिप हो सकता है, जहां सोशल सिचुएशन हो सकती है, उसको अवॉइड करो। क्यों क्यों अवॉइड करो? बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ एम्बेरसमेंट, दे आर स्केर्ड ऑफ कि कोई मुझे बुरा बोल देगा, कोई मेरे को अप्रूव नहीं करेगा, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस शैटर्ड, बिल्कुल शैटर्ड है ही नहीं। सेल्फ एस्टीम बिल्कुल लो, वेरी सेंसिटिव टू रिजेक्शन। किसी ने रिजेक्शन कर दिया, दे आई डोंट नो, दे कैन नॉट हैंडल इट, सो दैट इज व्हाई दे अवॉइड। ना उनको क्रिटिसिज्म से भी डर लगता है, रिजेक्शन से भी डर लगता है, इसीलिए जहां पर भी लोग इन्वॉल्व हैं उस सारी सिचुएशन से दूर रहो। अपना, जैसे मैंने बोला, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं जो मैंने दो बातें बोली। सेल्फ कॉन्फिडेंस शैटर्ड, सेल्फ एस्टीम बिल्कुल लो। सो हमेशा क्या लगेगा? आई एम अ फेलियर, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं शायद सफिशिएंट नहीं हूँ, शायद मैं ये काम कर नहीं पाऊंगा, मैं दूसरों से अच्छा नहीं दिखता, मैं कितना बुरा दिखता हूँ, इन्फीरियर टू अदर्स, सारी तरीके की जो फीलिंग्स हैं वो रहती हैं। दैट इज व्हाई दे अवॉइड वर्क, स्कूल, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होगा तो वो बच्चा अवॉइड करता है। वर्क प्लेस पे हमेशा ये ऐसा काम ढूंढते हैं जो अकेले किया जा सके। अब अकेले किए जाने वाले काम बड़े कम होते हैं, तो दे sometimes they end up in unemployed. Socially inhibited or timid, self-isolating, avoid meeting new people, वही सारी चीजें हैं। Extremely shy in all situations, personal and social. Extremely shy, बोलेंगे ही नहीं। Now they are not introvert, okay? ऐसा पढ़ के सुन के लग सकता है, but they are not introvert, because introvert, they are not afraid of, वो उनके पास कुछ लोग होते हैं तो उसका उसका रीजन ये नहीं होता है कि दे आर अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म, दे आर अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, दे डोंट वांट पीपल, दे वांट पीपल। उनकी वो मैचिंग जो होती है वो कुछ ही लोगों से होती है, इसलिए वो कुछ लोगों के उसमें ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत लोगों से बिल्कुल मिलना जुलना नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है इंट्रोवर्ट्स के साथ। सो दीज पीपल आर नॉट इंट्रोवर्ट, ओके। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होते हैं? नाम से हमें पता चल रहा है, वेरी मच डिपेंडेंट ऑफ फॉर एवरीथिंग ऑन अदर्स। क्या पहनूं कोई बता दे, क्या खाऊं कोई बता दे, कहाँ जाऊं कोई बता दे, क्या काम करूं कोई बता दे। कोई अगर एक ब्रेकअप होगा, तुरंत दूसरा रिलेशनशिप इनका बन जाएगा, बिकॉज दे कैन नॉट लिव अलोन, दे जस्ट कैन नॉट। ऐसा कहा जाता है, ये लाइन मैंने क्यों बोली, ऐसा कहा जाता है कि रिलेशनशिप में अगर जब भी आपका ब्रेकअप होता है तो आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए नेक्स्ट रिलेशनशिप के पहले खुद को, ठीक है? कायदे से, आइडियली एकदम से नहीं जंप करना चाहिए। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं उसके, चलो उधर नहीं जाते, दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए हमें, पर इनके केस में ऐसा नहीं होता, तुरंत कोई ना कोई और इमीडिएटली सीक्स अनदर रिलेशनशिप व्हेन वन एंड्स। क्वालिटी चाहे रिलेशनशिप की जैसी हो, अच्छा लगता हो नहीं लगता हो, कोई तो अभी चाहिए, तो होना चाहिए रिलेशनशिप, तो चाहिए। इनको आप अब्यूज कर दो, इनको कोई फर्क नहीं, फर्क तो पड़ेगा बट दे कैन टॉलरेट, फर्क नहीं पड़ेगा गलत वर्ड है, दे विल टॉलरेट एवरीथिंग। धक्का दे दिया, गाली दे दी, मार दिया, दे विल टॉलरेट। इतना इनको डर लगता है कि कोई छोड़ के ना चला जाए, उसके लिए वो कभी अपनी बात नहीं कहेंगे। गुस्सा आ रहा है बोलेंगे नहीं, कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो बोलेंगे नहीं, कोई चीज नहीं करनी है तो बोलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं। हर काम में एडवाइस चाहिए, सपोर्ट चाहिए सबसे, और अगेन लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस।
and fear of being left alone, taking care of self, extreme dependence on others is बता दिया ये, very submissive, clingy, हमेशा साथ रहना चाहते हैं एकदम, मतलब पूरे टाइम इनको वो चाहिए कि भाई मैसेज नहीं आया, आप मैसेज करा, मैसेज नहीं आया, दिक्कत हो जाएगी, तुरंत छोड़ के तो नहीं चला गया, थोड़ा सा बॉर्डर लाइन जैसे मिलता जुलता लगेगा आपको ये वाला बिहेवियर इनका, दे आर लाइक दैट. सो वेरी मच, बेसिकली नाम से पता चल रहा है, वेरी मच डिपेंडेंट फॉर एवरीथिंग ऑन पीपल. कोई तो चाहिए हर वक्त, कोई तो चाहिए, अकेले तो नहीं, मर जाएंगे, अकेले नहीं रह सकते, सोच भी नहीं सकते. ठीक है, किसी भी चीज में नहीं, किसी भी फॉर्म में, किसी भी शेप में कोई तो चाहिए, और उसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे, कुछ भी बर्दाश्त करेंगे, कुछ भी सह लेंगे, लेकिन लोग तो चाहिए. ठीक, तो ये हो गए हमारे डिपेंडेंट लोग, काफी ज्यादा डिपेंडेंट, एक्स्ट्रा डिपेंडेंट. ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हमें पता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये होता है कि वो पर्सनालिटी का आपके हिस्सा बन गया है, हर जगह हर एस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट होता है, हर चीज ऑर्डर में होनी चाहिए, हर चीज रूल्स के हिसाब से होनी चाहिए, डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं ये लोग, हर काम परफेक्शन से नीचे पसंद ही नहीं आएगा, नहीं करना है. इसीलिए ये लोग कोई भी काम दूसरों को नहीं दे पाते, खुद करेंगे सारा काम, क्योंकि परफेक्शन चाहिए और इनके हिसाब से कोई काम कर नहीं पाएगा, तो ये पूरे टाइम उलझे रहते हैं, क्योंकि कोई काम ही नहीं खत्म होता, क्योंकि हम किसी को दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी और का काम हमें अच्छा ही नहीं लगता है, तो हम सारा काम खुद करेंगे. तो हम सारा काम खुद करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही, हमारे टाइम ही नहीं बचेगा, फिर हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, फिर हम गुस्सा करेंगे, पूरा साइकिल. मैं जैसा कहूँ वैसा करो, क्योंकि तुमको नहीं समझ में आता है कैसे करना चाहिए, इसीलिए लोग, सिचुएशन, काम सब मेरे हिसाब से होना चाहिए. बहुत इनको अनकंफर्टेबल, अनईजीनेस फील होता है अगर ये काम मेरे हिसाब से नहीं हुआ, कोई और सारे काम, सारे, टेबल है तो ऐसे रखी होगी, खाना है तो ऐसे रखा होगा, पानी है तो वैसे बनेगा, कपड़े हैं तो ऐसे रखाएंगे, हर काम ऐसे होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए. और दे विल नेग्लेक्ट फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा, फिर टाइम ही नहीं बचता है, काम, सारा काम खुद करना है, किसी और का काम पसंद नहीं आ रहा है, किसी और को काम दे नहीं सकते, तो जब सारा काम खुद करना है तो टाइम कहाँ बचेगा किसी के साथ एंजॉय करने के लिए, बैठने के लिए, सोचने के लिए, उठने के लिए, बचेगा ही नहीं टाइम, तो हम उसी में परेशान रहेंगे, फिर चिड़चिड़े हो जाएंगे, फिर रिलेशनशिप खराब होते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे. अच्छा, ऐसे लोग क्या होते हैं, जैसे घर में कोई बेकार सामान हो गया, सालों पुरानी कोई शर्ट पड़ी है, मैं अब उसको पहनती भी नहीं, दे विल नॉट थ्रो इट. ऐसे लोगों के पास आपको बहुत सारा पुराना बचा खुचा बिना यूज का सामान इकट्ठा मिलेगा, स्टोर रूम में, अलमारियों में, फेंक ही नहीं सकते वो, ऐसे कैसे फेंक दें, कल को किसी काम आ गया तो नहीं फेंकेंगे, चाहे वो टूटा हुआ सामान हो, ये चीज इस चीज में यूज हो गई तो इसको उसमें लगा लेंगे, तो नहीं, फेंक ही नहीं सकते, वो बड़ी परेशानी होती है. rigid, stubborn, inflexible, especially about morality, values and ethics. वो जैसे मैंने बोला, हर चीज में रूल्स ऐसे ही होने चाहिए, जिद्दी, बिल्कुल. कुछ वो वाले लोग, वो वाला भी कैरेक्टरिस्टिक आप सोच सकते हो, जो रिलीजन को लेकर के इतने टाइट होते हैं, मतलब क्या शब्द होता है उसका, पता नहीं मुझे, अभी वो वर्ड नहीं आ रहा ध्यान में अभी. सो हम कह सकते हैं, पर किसी एक बात के बेसिस पे किसी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं बोलते हैं. अच्छा, ऐसे लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए 3 लोग साथ में खाना खाने गए, तुरंत हिसाब करके बता देंगे, तुम्हारा इतना हुआ है, तुम्हारा इतना हुआ है, तुम्हारा इतना हुआ है. बजट एकदम पक्का होना चाहिए, हिसाब एकदम पक्का होना चाहिए, ऊपर नीचे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. 3 लोग गए तो 3 लोग डच करेंगे. ऐसा होता है ना, कई बार हम जाते हैं, हमने समोसे खाए, किसी एक ने पे कर दिए, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा एक समोसे का तुम दोगी, एक समोसे का तुम दोगी, एक समोसे का मैं दूंगी. मतलब कहने का मतलब है, चाहे वो कितनी छोटी सी भी चीज हो, दे विल गो टू दिस लेंथ की नहीं, एकदम पक्का होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए, रूल्स के हिसाब से होना चाहिए, सही होना चाहिए. और वो सही का जो डेफिनेशन है वो उनका खुद का है, भाई हमको ऐसा लगता है सही है तो यही सही है, ऐसा ही होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम हो जाएंगे परेशान, और फिर हम करेंगे दूसरों को परेशान. ये हो गए हैं हमारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स. ठीक है मैम, बोलिए. मैम इसमें और ओसीडी में क्या डिफरेंस है? इसमें और किसमें? ओसीडी. फिर से, ओसीडी,
तो ओसीडी मान लीजिए, जैसे कि बहुत ही कॉमन वाला एग्जांपल है क्लीनलीनेस वाला ओसीडी, ठीक है, जो बार बार हाथ धोते हैं, तो वो बार बार हाथ धोते हैं क्योंकि उनको लगता है ये चीज गंदी हो गई है, ठीक है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि पुराने सारे सामान संभाल के रख रहे हैं, उसको फेंक नहीं रहे हैं, और अलमारी में कपड़े भी एक तरीके से संभाल के रख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर अगर क्लीनलीनेस वाला ओसीडी है तो उनको सिर्फ सफाई चाहिए, लेकिन हर जगह हर चीज में ऑर्डर चाहिए और परफेक्शन चाहिए, ऐसा उनके साथ नहीं होता है। मान लो वो ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं तो एक्सेल शीट में टेबल ऐसे ही खींची होनी चाहिए, अगर वो एक कॉलम इधर चला गया उधर चला गया, इस पे तो नहीं जाएगा ना ध्यान, सफाई वाला ओसीडी है ना, तो वो एक चीज में है सिर्फ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब है, वो हमेशा ध्यान रखिए, पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर एस्पेक्ट में, टेबल ऐसे बनी है तो ऐसे बनेगी। अब एक्सेल शीट में मान लो मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है, ऐसे लिखा है और आपने ऐसे कर दिया, गलत हो गया, वो बैठ करके खुद करेंगे, तुमको नहीं आता है। मान लो हमने टेबल रखी हुई है, वो टेबल पे जैसे भी सामान रखा हुआ है हमेशा वैसे ही होना चाहिए। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि जिनको सफाई का ओसीडी होता है उनको टेबल पे सामान भी ढंग से चाहिए, ये जरूरी नहीं है, उनको सिर्फ सफाई का है, साफ होना चाहिए, तो मैं बार बार धो के साफ कर लूंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अलमारी में कपड़े ऐसे ही रखने हैं तो ऐसे ही रखूंगी, पुराने सामान नहीं फेंकूंगी, हिसाब किताब में भी पक्की रहूंगी, मोरालिटी वैल्यूज एथिक्स सब में एकदम बराबर परफेक्शन, ऐसा जरूरी नहीं होता है। उनका किसी एक उस पे वो रहता है, वो भी एंजाइटी की वजह से होता है। खैर इसमें भी हो सकती है गलत स्टेटमेंट। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे मैम? इसमें भी ओसीडी में भी ओसीडी के सिम्टम्स हो सकते हैं? आप कह सकते हो ना, अब ये सारी चीजें अगर आपको दिखेंगी तो आप कह सकते हो कि ओसीडी तो अपने आप ही हो गया ना इसमें। यस मैम, हाँ हो गया। मतलब इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड है हम परफेक्शन के लिए, तो आप कह सकते हो कि ये तो मतलब ये तो उसके अंदर ही हो गया अपने आप ही, पर ये ओसीडी से ज्यादा बड़ा है, ज्यादा वर्स है, क्योंकि ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में, और कितना परेशान हो जाएगा ऐसा इंसान जो जरा सा भी इधर उधर रह नहीं सकता, किसी भी चीज में नहीं, किचन हो, होटल हो, काम हो, फ्रेंड्स हो, बाहर गए, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर चीज में ऐसे नपा तुला बिल्कुल, कितना परेशान होगा वो इंसान खुद ही में। तो ओसीडी जो होता है वो खाली एक चीज वो हुई, और ये पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी हमेशा ध्यान रखिएगा, पर्सनालिटी मीन्स द वे यू थिंक, द वे यू बिहेव, द वे यू फंक्शन, खत्म, सब कुछ आ गया उसमें। ओके सो ये हो गए हमारे पर्सनल। किसी ने कुछ बोला क्या? नो मैम। तो ये हो गए हमारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। अब ये जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो अभी क्या हुआ है, DSM-5 में एक मॉडल प्रपोज किया गया है जिसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ पर्सनालिटी फंक्शनिंग मॉडल, ठीक। ये क्या करता है, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए एक मॉडल बनाया गया है, ऐसे समझिए आप, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए एक मॉडल बनाया गया है। क्या मॉडल है ये? इसके 3 डायमेंशन है, देखिए लिखा हुआ है ना, सेल्फ, इंटरपर्सनल, पैथोलॉजिकल ट्रेट्स, ठीक। इसमें क्या होता है, हम किसी भी इंसान को इन 3 डायमेंशन के ऊपर चेक करते हैं, यानी उसका सेल्फ, अपने बारे में सोच, अपनी आइडेंटिटी कैसी है ये चेक करेंगे। इंटरपर्सनल, दूसरों के साथ वो कैसा है ये चेक करेंगे। पैथोलॉजिकल ट्रेट्स, इन 5 या 6 जो भी हैं, इनमें से कौन सी ट्रेट उसके अंदर है ये चेक करेंगे, और इसके कॉम्बिनेशन के आधार पे हम बताएंगे कि कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर उस इंसान के अंदर है। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। मैम एक बार और बता दीजिए। तो ये क्या है, ये एक मॉडल है, लेवल ऑफ पर्सनालिटी फंक्शनिंग मॉडल। ये क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने में, ठीक है। ये DSM-5 में प्रपोज किया गया है, और इसको इसलिए प्रपोज किया गया है कि इसकी मदद से हम डायग्नोज कर सकें कि भाई सामने वाले के अंदर कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है।
उसके लिए पूरा क्वेश्चनियर बना हुआ है जो मैंने आपको शेयर किया है, ठीक है। पर उसमें हम करते कैसे हैं डायग्नोस? 3 डायमेंशन। ऊपर देखो, किसने पूछा नाम बताओ तो, किसने बोला था, फिर से बताइए। सपना। सपना। सपना देखो ऊपर लिखा है सेल्फ, दिख रहा है? यस मैम। उसके नीचे लिखा है इंटरपर्सनल। यस मैम। उसके नीचे लिखा है पैथोलॉजिकल ट्रेट्स। यस मैम। इन 3 चीजों के बेसिस पे हम कोई भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डायग्नोस करते हैं, ठीक। इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन बनता है। अभी आगे एग्जांपल देती हूँ। इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन, ये 3 चीजें हैं क्या? सेल्फ का मतलब मेरी खुद के बारे में सोच कैसी है, सेल्फ, ठीक। इंटरपर्सनल का मतलब मैं दूसरों के साथ कैसी हूँ, एम्पैथी कैसी है, इंटीमेसी कैसी है, इंटरपर्सनल। पैथोलॉजिकल ट्रेट्स का मतलब है ये जो ट्रेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको अभी हम पढ़ेंगे आगे, इसमें से कौन से ट्रेट्स हैं मेरे अंदर, ये हम क्वेश्चनेयर के बेसिस पे पता लगाते हैं, ये सारी चीजें जो इसमें लिखी हुई हैं, ठीक। फिर हम उनको स्कोर वगैरह करते हैं। तो बेसिकली मॉडल ये कहता है कि इन 3 चीजों के बेसिस पे हम पता लगाएंगे कि कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ठीक। इसी को जानने के लिए वो पूरे जितने भी उसमें क्वेश्चंस हैं वो इसी को जानने के लिए बने हुए हैं, उसमें सारे क्वेश्चन इसी के हिसाब से हैं। जनरल क्राइटेरिया मैंने बता दिया। पैथोलॉजिकल पर्सनालिटी ट्रेट, ये देखिए यहाँ पे जो पैथोलॉजिकल ट्रेट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये कौन से ट्रेट्स हैं? पहले ट्रेट है नेगेटिव अफेक्टिविटी। हम जब भी डायग्नोस करने जाएंगे हम देखेंगे इंसान के अंदर ये 5 में से कौन सा ट्रेट है। कोई भी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो पता कैसे लगाएंगे? क्वेश्चनर भरवा करके। तो कौन से 5 ट्रेट है? नेगेटिव अफेक्टिविटी, यानी कि मूड उसका बहुत ऊपर नीचे होता है, इनसिक्योर है, उसको अच्छी फीलिंग नहीं। डिस्फोरिया का मतलब होता है अच्छी फीलिंग नहीं, अनईजी फील होना, अनहैप्पी फील होना, इनसिक्योर फील होता है। ये बेसिकली ये मोटे मोटे क्राइटेरियाज हैं, पर इन सबको असेस करने के लिए उस क्वेश्चनर में सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। हमें अपने दिमाग से कुछ नहीं करना है, पर ये मॉडल कैसे बना है उसको समझने के लिए बस समझा रही हूँ। 5 पैथोलॉजिक पर्सनालिटी ट्रेट मतलब खराब ट्रेट्स, आप ऐसे समझो। 5 तरीके की खराब ट्रेट में से कौन सी ट्रेट इस इंसान के अंदर है, उसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। क्योंकि हर पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कौन से ये वाले ट्रेट होंगे ये डीएसएम में लिखा हुआ है, हमें दिमाग नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। अगर हमको डायग्नोस करना है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आइडेंटिटी आइडेंटिटी कैसे बताई मैंने? बिल्कुल अनस्टेबल, ये चाहिए कि वो चाहिए पता ही नहीं है, ये करें कि वो करें पता ही नहीं है, ये सही है कि वो सही है पता ही नहीं है। तो आइडेंटिटी इनकी बिल्कुल लॉस्ट निकलेगी, ठीक है। लो सेल्फ एस्टीम इस तरीके की निकलेगी। इंटरपर्सनल फंक्शनिंग, सामने दूसरों के साथ आप कैसे हो, बहुत ही हाइपर सेंसिटिव हो, रिजेक्शन के लिए बहुत ही सेंसिटिव हो, हर वक्त छोड़ के चले जाने का डर लगता है, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, मान लो ये निकल के आया। ट्रेट्स कौन से निकल के आए हैं? नेगेटिव अफेक्टिविटी, डिसइनहिबिशन, एंटागोनिज्म। इन 5 में से नेगेटिव अफेक्टिविटी सबसे ऊपर वाला, ये नीचे से दूसरा वाला, और इम्पल्सिविटी, ये दोनों है। डिसइनहिबिशन है, इम्पल्सिविटी, नेगेटिव अफेक्टिविटी। डीएसएम में लिखा हुआ है कि अगर नेगेटिव अफेक्टिविटी, डिसइनहिबिशन और इम्पल्सिविटी प्लस ऊपर वाले जो 2 हैं, ये कॉम्बिनेशन अगर बनेगा तो हम इसको बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहेंगे। उसमें लिखा हुआ है, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। आप समझ रहे हो? यस मैम। मैं पूछ सकते हो अगर नहीं समझ रहे हो तो। आई विल ट्राई अदर वे। बताइए, आपको समझ आया? बेसिकली ये एक मॉडल है। हमें क्या करना होता है, आप ऐसे समझो कि एक स्केल बनाया गया है, टेस्ट असेसमेंट, उसमें हम अपने रिस्पॉन्स भरेंगे, ठीक। उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं उनकी जो स्कोरिंग आती है वो इन सारी ट्रेट पे उनकी स्कोरिंग आती है, जो यहाँ पे 5 लिखी हुई है। किसी में ज्यादा आएगी, किसी में कम आएगी, समझ रहे हो? ये समझ रहे हो? यस मैम।
तो मान लीजिए किसी की स्कोरिंग, हम मान लीजिए मैंने क्वेश्चनर भरा, मेरी स्कोरिंग ऊपर वाला जो है नेगेटिव अफेक्टिविटी पे सबसे ज्यादा आई, और ये जो डिसइनहिबिशन और इम्पल्सिविटी लिखा है इस पे सबसे ज्यादा आई, मान लीजिए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? यस मैम। और जो ऊपर वाला है सेल्फ, यानी कि मेरे आइडेंटिटी में जो स्कोर आया उससे पता चला कि मेरी आइडेंटिटी बिल्कुल डिस्टॉर्टेड है, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाती, अपने आप को पहचान नहीं पाई, ऐसा ऐसा स्कोर में निकल के आया। इंटरपर्सनल, उसमें निकल के आया कि मैं हाइपर सेंसिटिव हूँ, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, और मैं रिजेक्शन के लिए बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे हर वक्त लगता है कि कोई छोड़ के चला जाएगा, ये निकल के आया। तो ये जो मैंने 2 ट्रेट बताई यहाँ पे, ये और उसको मिला करके एक स्कोर निकलेगा। इस कॉम्बिनेशन को DSM-5 में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये कॉम्बिनेशन अगर है तो इसको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलेंगे, ऐसा। आप समझे? बहुत धीरे से आवाज। यस मैम, यस मैम। तो मैम उसका मैनुअल आप देंगी ना? तो मैनुअल नहीं है बच्चे, DSM-5 सबके पास अवेलेबल होता है, PDF पड़ा हुआ है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका कोई मैनुअल नहीं है, ये DSM-5 में लिखा हुआ है। आप चाहोगे तो मैं आपको पेज नंबर बता दूंगी, किस पेज से किस पेज। DSM-5 सबके पास होगा यार, आई गेस होगा यार, राइट? यस मैम। इसके पास नहीं है, कोई ऐसा है क्या? आप बोल सकते हो भाई, इसमें शर्माने की क्या बात है? कोई ऐसा है जिसके पास DSM-5 नहीं है? हाँ क्या? हाँ मुझे मैम, बस थोड़ा सा गूगल से पढ़े थे वो असाइनमेंट करने के लिए। नहीं, थोड़ा सा गूगल से नहीं पढ़े थे। DSM-5 का जो है PDF फाइल है, आई गेस वो सबके पास होगा। क्या सबके पास है या नहीं है, ये बताओ मुझे। नो मैम। नो मैम। मेरे पास मैम नहीं है। किसके पास नो है? मैम। मेरे पास PDF है मैम मैम। मेरे पास भी नहीं है। कोमल, क्या बोला आपने? कोमल ने कुछ बोला, राइट? क्या बोल रहे हो शिबा? मेरे पास है कि नहीं है? मुंडी लाओ। नहीं है। किसने बोला मेरे पास है? मेरे पास है मैम PDF उसका, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गई मैम। ओके, कोमल हो ना? हाँ यस मैम। कोमल विल शेयर विद एवरीवन। यस यस आई विल डू दैट मैम। इट्स वैसे इट्स फ्रीली अवेलेबल ऑन गूगल, बट कोमल शेयर कर देना एक बार सबको। यस मैम आई विल डू। सो DSM-5 मिल जाएगा आपको, ठीक है? DSM-5 का जो PDF फाइल है ना, उसमें आप गलत बोलोगे बात। तो कौन बोल रहा है? म्यूट कर लो। सॉरी सॉरी मैम, मेरी बेटी ने डिस्कनेक्ट कर दिया। इट्स ओके, सॉरी नहीं मांगा था। तो DSM-5 में ये पूरा क्राइटेरिया जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर का लिखा हुआ है, सब कुछ दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चनेयर मैंने अलग से आपको शेयर कर दिया, वो DSM-5 में नहीं है, पर वो मैंने आपको जो शेयर किया है सेकेंड असाइनमेंट, ये वही क्वेश्चनेयर है, ठीक है? क्वेश्चनेयर आपके पास है, बाकी सारी डिटेल्स जो मैनुअल में हो सकती हैं वो DSM-5 में लिखी हुई है। अगर आप खोलोगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा बहुत आराम से, ठीक? अगर ये पूछ रहे हो कि ये कहाँ मिलेगा, ये सब कुछ साफ साफ, कौन से पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोस करने के लिए कौन से कॉम्बिनेशन होने चाहिए, यानी कि नार्सिसिस्टिक में कौन सा ट्रेट होना चाहिए, बॉर्डर लाइन में कौन सा ट्रेट होना चाहिए, हिस्ट्रियोनिक में कौन सा ट्रेट होना चाहिए, सब उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। उसके लिए हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है कि हमें सिम्टम्स पढ़ के सोच करके निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है, सब उसमें लिखा है, ठीक है? बेसिकली आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये बता रही हूँ, इन्फॉर्मेशन सारी है। हाँ बोलो। मैम जब हम लोग क्वेश्चनेयर भर रहे थे तो उसमें पहली बार फिल करने पे तो वो रिस्पांस हम लोगों को नहीं मिल रहा था। दूसरी बार करने पे हमको ऐसा लगा कि जो हम लोग रिस्पांस कर रहे थे वो थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। I mean, थोड़ा सा जो ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करने होते हैं, जो भरोगे वही तो आएगा भाई, ये कैसे हो सके? हो ही नहीं यस सकता। मैम। तो जैसे मतलब हम लोग जब भर रहे थे पहली बार करने पे कुछ और आ रहा था, दूसरी बार ये मैम मूड पे भी तो इफेक्ट करता है क्वेश्चनेयर भरते वक्त। बिल्कुल बिल्कुल करता है, यस मैम। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली यस मैम। राइट। तभी तो असेसमेंट पे बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ये। तो मैं इसीलिए तो कहती हूँ मैं असेसमेंट नहीं यूज करती, और आपको भी नहीं करना चाहिए। करिए, अलग तरीके से करिए, उसको स्कोर करने के लिए मत करिए, जानने के लिए करिए, समझने के लिए करिए, फिर यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो हमें हेल्प करते हैं।
बिल्कुल सही बात है। जो क्वेश्चनर्स होते हैं, अब आप अभी दूसरे मूड में हो, कल दूसरे मूड में हो, तो अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ओवरऑल बहुत डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप ऑनेस्टली आंसर कर रहे हो, ये भी बात है, ठीक है। अगर आप ऑनेस्टली आंसर कर रहे हो तो ओवरऑल बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा कि कल आपने भरा आप नार्सिसिस्टिक निकल आए, आज आपने भरा आप बॉर्डर लाइन निकल आए, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। ये भी बात सच है। यस मैम। बहुत हो सकते हैं चेंजेस, दैट्स तो वो तो क्वेश्चनर की कमियां होती हैं, तो उनकी एक कमी में से है ही, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये मॉडल समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। बट ये जो स्कोरिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड कैसे पता चलेगा? मतलब स्कोरिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड कैसे पता चलेगा, ये इसीलिए तो दिया है कि भाई इसको हम असाइनमेंट भी कर लेंगे, हम सीख भी जाएंगे करना, और हमें थोड़ी सी आइडिया हो जाएगी, कल को हमको कभी हेल्प लगे तो हम इसकी हेल्प से किसी को डायग्नोस, एटलीस्ट थोड़ा डायरेक्शन तो मिल ही सकता है, डायग्नोस तो क्या ही करेंगे। तो इसीलिए दिया है वो असाइनमेंट करने के लिए। अपना क्वेश्चनर भरिए, फिर उसकी स्कोरिंग में बताऊंगी, जब आप अपने लिए निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं, क्या आता है, क्या होता है, सब कुछ इसीलिए दिया है ना। ओके मैम, ओके। तो उसको भरिए, मैं उसकी स्कोरिंग बता दूंगी आपको। जब आप अपनी अपनी करोगे पूरी स्कोरिंग तो आपको सब आ जाएगा इसमें, ठीक। ओके मैम। और बताइए, और कोई सवाल? एंटागोनिज्म मैम बता दीजिए। क्या? एंटागोनिज्म मतलब धोखा देना, मैनिपुलेट करना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, सारी चीजें होती हैं उसमें। एक सेकंड। सॉरी, एंटागोनिज्म का मतलब वही, मतलब बेसिकली दूसरों के उससे कोई मतलब नहीं है, दूसरों के राइट्स का रिगार्ड नहीं होना, दूसरों का धोखा देना, मैनिपुलेट करना, ये सारी चीजें एंटागोनिज्म में आती है। मैनिपुलेटिव, एंटागोनिज्म अगेंस्ट, समझ लो उल्टा, सब गलत सलत, ये समझाने वाली लैंग्वेज में बोल रही हूँ, ठीक है। सो इसके अंदर ये वाली चीजें आती हैं, समझे आप? क्या मैं समझा पाई आपको? हेलो, यस मैम। किसने पूछा था, आपको समझ में आया? यस मैम। ओके ओके। और कोई सवाल? पढ़िएगा, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ये DSM-5 में सब कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़िएगा। जितना पढ़ोगे उतना बेहतर होते चले जाओगे, बहुत है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। मैम हाँ, खेल क्यों रहे हो यहाँ? कई बार पढ़ते हुए ये लगता है कि ये सिम्टम्स तो मेरे में है, या फिर बहुत लोगों का दिमाग में या ख्याल आने लगते हैं कि इसमें है या इसमें है, मेरे में। तो उस वक्त तो उस वक्त हम ये देखेंगे कि पहले तो एक आधे सिम्टम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए कोई सिम्टम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो जब आप प्रॉपरली, ये क्या कर रहे हो आराधना, जब आप प्रॉपरली बैठ करके सिर्फ सिम्टम मत देखो, पूरा क्राइटेरिया देखो कि 9 में से 6 होने चाहिए, फॉर एग्जांपल 6 महीने के लिए होने चाहिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक आधे तो सबको मिल जाएंगे यार, पॉसिबल ही नहीं है, हम सब इंसान ही तो हैं, ऐसा कुछ तो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें ऐसा कोई इंसान हो कि जिसको अपने अंदर इसमें से कुछ भी नहीं मिला हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं है, कितना प्रॉब्लमेटिक है, वो भी तो जरूरी है ना। क्या पढ़ा था हमने पहले वाले, बिल्कुल पहले वाले लेक्चर में? डिसफंक्शन, डेविएंस, और क्या था? एक और डी था, सो वो सारी चीजें मैच करनी जरूरी